अगर कोई तुमसे कहे कि सिर्फ 1,000 रुपए से 1 करोड़ बनाए जा सकते हैं, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद तुम कहोगे यह इम्पॉसिबल है। और अगर कोई कहे कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके जल्दी करोड़पति बन जाओगे, तो उससे भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सच इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1,000 रुपए अपने आप 1 करोड़ नहीं बनाते, लेकिन 1,000 रुपए से शुरू हुआ एक सही सिस्टम थ्योरेटिकली 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। और इस डिफरेंस को समझना ही आज के पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि करोड़पति बनने का खेल हमेशा बड़े पैसे से शुरू नहीं होता। कई बार ये एक छोटे डिसीजन से शुरू होता है, एक छोटी सेविंग, एक छोटी स्किल, एक छोटी इन्वेस्टमेंट, एक छोटा बिजनेस एक्सपेरिमेंट, और फिर वही चीज बार बार रिपीट होती है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। लेकिन यहाँ सवाल है, अगर 1,000 रुपए इतने छोटे हैं, तो ये 1 करोड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं? और अगर ये इतना सिंपल है, तो हर दूसरा इंसान करोड़पति क्यों नहीं है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझो। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन में एक दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास जो पैसा है उसके साथ तुम क्या करते हो? मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं। एक व्यक्ति इसे खर्च कर देता है, दूसरा इसे किसी ऐसी चीज में लगाता है जो उसकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ा सकती है, तीसरा इसे बचा कर रखता है, चौथा इसे इन्वेस्ट करता है, और पांचवा इसे एक सिस्टम की शुरुआत बना देता है। पांचों के पास शुरुआत में भी 1,000 रुपए थे, लेकिन 10 साल बाद उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ अमाउंट से नहीं बढ़ता, पैसा बिहेवियर के साथ बढ़ता है, और बिहेवियर रेपिटेशन के साथ कंपाउंड होता है। यही कंपाउंड इफेक्ट का पहला सीक्रेट है। अब मैथमेटिक्स समझते हैं। मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कोई इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक एवरेज 10% एनुअल रिटर्न देती है। अगर 1,000 रुपए इंटरेस्ट रहते हैं और पूरा रिटर्न रीइन्वेस्ट होता है, तो 10 साल बाद ये लगभग 2,594 रुपए होंगे, 20 साल बाद लगभग 6,007 रुपए, 30 साल बाद करीब 17,449 रुपए, और 40 साल बाद करीब 45,259 रुपए। अब शायद तुम कहोगे, बस इतने साल में सिर्फ 45,000? यही पॉइंट है। कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक शुरुआत में मैजिक जैसा दिखता ही नहीं। पहले ग्रोथ धीमी लगती है, फिर बेस बड़ा होता है, फिर ग्रोथ उसी बड़े बेस पर होती है, और यहीं से कर्व बदलना शुरू होता है। लेकिन अब एक दूसरा कैलकुलेशन देखो। अगर 1,000 रुपए सिर्फ स्टार्टिंग कैपिटल हो और उसके बाद हर महीने लगातार पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यानी असली वेपन सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, असली वेपन है कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस कंपाउंडिंग प्लस टाइम। ये कॉम्बिनेशन वेल्थ बिल्डिंग को पावरफुल बनाता है, और यही वह बात है जिसे सोशल मीडिया अक्सर छिपा देता है, क्योंकि लोगों को सुनना पसंद है 1,000 रुपए से 1 करोड़, लेकिन सुनना नहीं पसंद है 1,000 रुपए से शुरुआत, फिर लगातार कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर पेशेंस, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर डेकेड्स। यही बोरिंग प्रोसेस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब साइकोलॉजी देखो। हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा अट्रैक्टिव मानता है। आज 1,000 रुपए खर्च करके कुछ खरीदना आसान है, लेकिन वही 1,000 रुपए ऐसी जगह लगाना जहां उसका बेनिफिट शायद 10 साल बाद दिखे, साइकोलॉजिकली कठिन है। यही रीजन है कि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की हैबिट रिसर्च ने दिखाया कि रिपीटेड बिहेवियर समय के साथ ऑटोमेटिक हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति में हैबिट फॉर्मेशन की स्पीड अलग होती है। यानी कोई मैजिकल 2-1 DAY रूल नहीं है। हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने में काफी वेरिएशन हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर तुम हर महीने सेविंग करते हो, तो शुरुआत में तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। कुछ समय बाद सिस्टम तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, और जब सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है, तो तुम्हें हर महीने खुद से लड़ना नहीं पड़ता। यही हैबिट कंपाउंडिंग है। अब इसे मनी से जोड़ो। पहले महीने 1,000 रुपए बचाना मुश्किल हो सकता है, दूसरे महीने भी, लेकिन अगर यही बिहेवियर सालों तक चलता है, तो तुम्हारे पास सिर्फ सेविंग्स नहीं बनती, तुम्हारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदलने लगती है। तुम खर्च करने से पहले सोचते हो, तुम इन्वेस्टमेंट को समझने लगते हो, तुम रिस्क के बारे में पढ़ते हो, तुम इनकम बढ़ाने के बारे में सोचते हो, और धीरे धीरे 1,000 रुपए सिर्फ पैसा नहीं रहते, वे एक फाइनेंशियल सिस्टम का पहला सिग्नल बन जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि छोटी हैबिट हमेशा बड़ी वेल्थ में बदल जाएगी। अगर तुम हर दिन गलत चीज रिपीट कर रहे हो, तो वही चीज भी कंपाउंड होगी। अगर तुम लगातार डेट बढ़ा रहे हो, तो डेट कंपाउंड हो सकता है। अगर तुम इनकम बढ़ाए बिना सिर्फ खर्च कम कर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। अगर तुम बिना समझे रिस्की एसेट्स में पैसा डाल रहे हो, तो कंपाउंडिंग की जगह लॉसेस भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं। इसलिए कंपाउंड इफेक्ट का पहला रूल है, डायरेक्शन मैटर्स। तुम किस दिशा में जा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो। वॉरेन बफेट की वेल्थ स्टोरी को सिर्फ स्टॉक पिकिंग की स्टोरी समझना बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा। बर्कशायर हैथवे के हिस्टोरिकल रिजल्ट्स दिखाते हैं कि लंबे समय तक कैपिटल कंपाउंडिंग कितना पावरफुल हो सकता है। 1965 से 2023 तक बर्कशायर हैथवे का पर शेयर मार्केट वैल्यू कंपाउंडेड एनुअल गेन 19.8% रिपोर्टेड था, जबकि उसी पीरियड में S&P 500 फिगर 10.2% था। अब ध्यान दो, ये 1 या 2 साल की परफॉर्मेंस नहीं है, ये लगभग 6 दशकों की एक्यूमुलेशन है। यही टाइम का पावर है। बफेट का एग्जाम्पल हमें एक अनकंफर्टेबल लेसन देता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा रिटर्न सिर्फ कुछ सालों के लिए कमाता है, तो रिजल्ट इंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रीजनेबल एडवांटेज को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करता है, तो मैथमेटिक्स उसकी तरफ काम कर लगती है। यही कंपाउंडिंग है, और इसी कारण बफेट ने यंग इन्वेस्टर्स के लिए टाइम को इतना वैल्यूएबल माना है। अब एक और सवाल, अगर कंपाउंड इफेक्ट इतना पावरफुल है, तो शुरुआत में लोग इसे महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ लीनियर जैसे दिखाई देती है। मान लो तुम हर महीने 1,000 रुपए सेव करते हो। पहले साल कंट्रीब्यूशन 12,000 रुपए, दूसरे साल 24,000, तीसरे साल 36,
1000, यह स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, लेकिन अगर उसी कैपिटल को प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए और रिटर्न्स रीइन्वेस्ट होते रहे तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारा पैसा भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। यानी अब सिर्फ तुम पैसा नहीं बना रहे, तुम्हारा एक्यूमुलेटेड कैपिटल भी पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। यहीं से वर्कर और कैपिटल ओनर के बीच का फर्क दिखाई देने लगता है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनने की कहानी अधूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग कैपिटल बहुत छोटा है तो कंट्रीब्यूशन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही वजह है कि 1000 रुपए को मिलियनेयर शॉर्टकट की तरह नहीं देखना चाहिए, उसे स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखना चाहिए। और यहां से अगला लेवल शुरू होता है, स्किल। क्योंकि अगर तुम्हारी इनकम 20,000 रुपए है और तुम सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारी वेल्थ बिल्डिंग स्पीड एक सीमा तक ही जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी स्किल इंप्रूव करके इनकम 20,000 से 30,000 और फिर 50,000 तक ले जाते हो तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। अब वही कंपाउंड इफेक्ट एक नए लेवल पर पहुंचता है। तुम्हारा पैसा कंपाउंड हो रहा है, तुम्हारी स्किल कंपाउंड हो रही है, तुम्हारी इनकम कंपाउंड हो रही है, और अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नॉलेज भी कंपाउंड हो रहा है तो 4 इंजन्स एक साथ काम कर रहे हैं। यही असली गेम है। और शायद यही वह पॉइंट है जिसे 90% लोग मिस कर देते हैं। वे पूछते हैं, मैं 1000 रुपए को कितना बना सकता हूं? लेकिन सही सवाल है, मैं 1000 रुपए से कौन सा सिस्टम शुरू कर सकता हूं? क्योंकि 1000 रुपए की सबसे बड़ी वैल्यू उसके अमाउंट में नहीं है, उसके सिग्नल में है। यह सिग्नल है कि अब तुम अपने पैसे को कंज्यूम करने के बजाय एलोकेट करना शुरू कर रहे हो। अब बात करते हैं 1000 रुपए से 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए वास्तव में कितना टाइम चाहिए, कितना मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, क्यों सिर्फ रिटर्न के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्यों 1 करोड़ बनाने का असली रास्ता शायद 1000 रुपए को मल्टीप्लाई करना नहीं बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए शायद तुमने ये वीडियो शुरू किया था, क्या 1000 रुपए से 1 करोड़ बनाए जा सकते हैं? मैथमेटिकली हाँ, पॉसिबल है। प्रैक्टिकली यह इस बात पर डिपेंड करता है कि 1000 रुपए के बाद तुम क्या करते हो। अगर तुम सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके बैठ जाओ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न की उम्मीद करो तो रियलिस्टिक वेल्थ स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। लेकिन अगर 1000 रुपए एक शुरुआत है और उसके बाद रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और इनकम ग्रोथ जुड़ती है तो पिक्चर बदल जाती है। अब नंबर्स देखो, अगर हाइपोथेटिकल तौर पर 10% एनुअल रिटर्न माने और हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएं तो 40 साल के आसपास अमाउंट लगभग 63 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए या तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, या रिटर्न अजम्पशन बदलना पड़ेगा। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। वेल्थ बनाने में 3 वेरिएबल्स लगातार काम करते हैं, अमाउंट, रेट, टाइम, और चौथा वेरिएबल है कंसिस्टेंसी। अगर अमाउंट छोटा है तो टाइम ज्यादा चाहिए, अगर टाइम कम है तो कंट्रीब्यूशन बड़ा चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है तो रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए 1 करोड़ का टारगेट देखकर सबसे पहले रिटर्न चेज करना डेंजरस हो सकता है। इसके बजाय कंट्रीब्यूशन और अर्निंग पावर पर फोकस करना ज्यादा कंट्रोलेबल हो सकता है। यही रीजन है कि 1000 रुपए को सीड कैपिटल की तरह देखना ज्यादा यूजफुल है। अब एक एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है। कुछ समय बाद उसकी स्किल इंप्रूव होती है, इनकम बढ़ती है। अब कंट्रीब्यूशन 1000 से 3000 हो जाता है, फिर 5000, फिर 10,000। यहां कंपाउंड इफेक्ट का दूसरा इंजन शुरू होता है। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपाउंड नहीं हो रहा, कंट्रीब्यूशन भी कंपाउंड हो रहा है। और कंट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह है स्किल, यानी वेल्थ का इंजन अब सिर्फ मनी नहीं है, ह्यूमन कैपिटल भी है। यही रीजन है कि करियर और फाइनेंस को अलग अलग देखना गलती हो सकती है। एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ यह नहीं पूछता कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, वह यह भी पूछता है मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाऊं। अब अमेज़न को देखिए। अमेज़न की लॉन्ग टर्म फिलॉसफी में कस्टमर ऑब्सेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और रीइन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण थीम्स रहे हैं। बिजनेस में यह एक फ्लाईव्हील क्रिएट कर सकता है। बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस, ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा वॉल्यूम, स्केल, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, फिर कस्टमर एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट। ये साइकिल रिपीट होती है, यानी कंपनी खुद को कंपाउंड करने की कोशिश करती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी यही कर सकते हैं। एक स्किल सीखो, उससे इनकम बढ़ाओ, इनकम का हिस्सा बचाओ, सेविंग्स को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाओ, रिटर्न्स को रीइन्वेस्ट करो, और फिर इंक्रीज्ड इनकम से कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। अब सिस्टम पहले से बड़ा है, यह पर्सनल फाइनेंशियल फ्लाईव्हील है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रैप आता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है और साथ ही एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। सैलरी 30,000 से 50,000 हुई, लेकिन लाइफस्टाइल भी 30,000 से 50,000 हो गया। फिर इनकम 50,000 से 80,000 हुई, लाइफस्टाइल 80,000। अब इनकम बढ़ रही है लेकिन वेल्थ नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम का एक्स्ट्रा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाने के बजाय कंजम्पशन में जा रहा है। यानी व्यक्ति अपनी इनकम को कंपाउंड करने की बजाय लाइफस्टाइल को कंपाउंड कर रहा है। यह वेल्थ क्रिएशन का इनविजिबल ट्रैप है। अब फेल्ड बिजनेसेस से भी यही लेसन मिलता है। कोडक का डिक्लाइन सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, यह एडेप्टेशन की कहानी भी है। एक सक्सेसफुल मॉडल जब बहुत लंबे समय तक चलता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसी मॉडल के आसपास हैबिट्स और इंसेंटिव्स बना सकती है, लेकिन मार्केट बदल जाए तो वही हैबिट्स वीकनेस बन सकती हैं। इसलिए कंपाउंड इफेक्ट में एक और प्रिंसिपल है,
रिपीट करो, लेकिन रिव्यू भी करो। हर साल खुद से पूछो, क्या यह हैबिट अभी भी यूजफुल है? क्या यह इन्वेस्टमेंट थीसिस अभी भी वैलिड है? क्या ये स्किल अभी भी वैल्यूबल है? क्या मेरा इनकम मॉडल फ्यूचर में भी रिलेवेंट रहेगा? क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब ब्लाइंडली रिपीट करना नहीं है। स्मार्ट कंपाउंडिंग का मतलब है मेजर, लर्न, एडजस्ट, रिपीट। अब एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लोग परिणाम की स्पीड को देखकर स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। 3 महीने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ बड़ा नहीं हुआ, स्ट्रैटेजी बदली। 6 महीने स्किल सीखी, कमाई नहीं हुई, दूसरी स्किल शुरू कर दी। 1 साल बिजनेस किया, इमीडिएट सक्सेस नहीं मिला, तीसरा आइडिया शुरू कर दिया। यानी सिस्टम को कंपाउंड होने से पहले ही रीसेट कर दिया। ये वैसा है जैसे हर कुछ महीनों में प्लांट बदलते रहना और फिर कंप्लेन करना कि कोई ट्री बड़ा क्यों नहीं हुआ। लेकिन इसका ऑपोजिट भी गलत है। अगर स्ट्रैटेजी लगातार फेल हो रही है तो सिर्फ पेशेंस के नाम पर उसी स्ट्रैटेजी से चिपके रहना भी समझदारी है। इसलिए पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी दोनों चाहिए। अब 1000 रुपए की ओरिजिनल स्टोरी पर वापस आते हैं। तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला, इसे शॉर्टकट मनी मत समझो। दूसरा, इसे लर्निंग और सिस्टम बिल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट समझो। तीसरा, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझो। रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन, फीस, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, टाइम होराइजन और सबसे महत्वपूर्ण, गारंटीड हाई रिटर्न जैसी बातों से सावधान रहो। क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न आमतौर पर हाई रिस्क के साथ आता है। जो व्यक्ति तुम्हें कहता है कि हाई रिटर्न गारंटीड है, उससे सबसे पहले सवाल पूछो, रिस्क कौन ले रहा है? क्योंकि अगर रिस्क दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यह नहीं कि रिस्क है ही नहीं। अब एक और पावरफुल आइडिया, 1 करोड़ की वेल्थ और 1 करोड़ की इनकम एक चीज नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति ने वर्षों में एसेट्स अक्यूमुलेट किए हैं और उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ है। यह अलग बात है कि वह हर साल कितना कमाता है। वेल्थ का मतलब सिर्फ इनकम नहीं, वेल्थ का मतलब अक्यूमुलेटेड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जैसी बैलेंस शीट रियलिटी से जुड़ा है। यही रीजन है कि सिर्फ सैलरी देखकर फाइनेंशियल सक्सेस जज करना मिसलीडिंग हो सकता है। अब वापस कंपाउंड इफेक्ट, एक छोटा सेविंग डिसीजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर स्किल, फिर इनकम इंक्रीज, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर रीइन्वेस्टमेंट, फिर टाइम, ये सब मिलकर एक फाइनेंशियल स्नोबॉल बना सकते हैं। और यही शायद इस पूरी कहानी का बिगेस्ट रिवील है। 1000 रुपए तुम्हें करोड़पति नहीं बनाते, लेकिन 1000 रुपए तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने की शुरुआत कर सकते हैं जो करोड़ों की कैपिटल को हैंडल करने की क्षमता विकसित करता है। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास आज 1 करोड़ आ जाए और फाइनेंशियल सिस्टम ना हो तो पैसा टिकना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर तुमने छोटे पैसे को मैनेज करना सीखा है, रिस्क समझना सीखा है, सेविंग हैबिट बनाई है, इन्वेस्टिंग समझी है और इनकम बढ़ाना सीखा है, तो कैपिटल के बढ़ने के साथ तुम्हारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। यही सस्टेनेबल वेल्थ का फाउंडेशन है। और अब अंतिम कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास आज सिर्फ 1000 रुपए हैं तो तुम्हारा पहला लक्ष्य 1 करोड़ होना चाहिए? शायद नहीं, पहला लक्ष्य होना चाहिए पहले 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़। क्योंकि हर लेवल पर तुम्हें अलग स्किल चाहिए। 1,000 से 10,000 तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन, 10,000 से 1 लाख के लिए कंसिस्टेंसी, 1 लाख से 10 लाख के लिए इनकम ग्रोथ और इन्वेस्टिंग नॉलेज, और 10 लाख से 1 करोड़ के बीच कैपिटल एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, गेम भी बदलता है। और यही कारण है कि वेल्थ क्रिएशन एक इवेंट नहीं है, ये प्रोसेस है। कंपाउंड इफेक्ट उसी प्रोसेस की मैथमेटिकल और बिहेवियरल पावर है। तो अगली बार जब तुम 1000 रुपए देखो तो उसे सिर्फ खर्च करने वाला पैसा मत समझो। ये तुम्हारे लिए एक छोटा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, एक सेविंग हैबिट की शुरुआत, एक स्किल में पहला इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस एक्सपेरिमेंट या डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 1000 रुपए 1 करोड़ बनेंगे। गारंटी सिर्फ इतनी है कि अगर तुम कुछ भी सिस्टमैटिकली नहीं करते तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने की संभावना भी नहीं होगी। क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट को शुरू करने के लिए एक चीज चाहिए, रेपिटेशन, और रेपिटेशन को शुरू करने के लिए एक चीज चाहिए, डिसीजन। आज का सबसे बड़ा लेसन यही है। अमीर बनने का सबसे पावरफुल डिसीजन शायद ये नहीं है कि तुम कितना पैसा एक बार में इन्वेस्ट करते हो, बल्कि यह है कि तुम कितने साल तक सही फाइनेंशियल बिहेवियर को रिपीट कर सकते हो। क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्शन सही है, कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, स्किल बढ़ती है और टाइम तुम्हारे साथ है, तो वही छोटा सिस्टम एक दिन बहुत बड़ा हो सकता है। याद रखो, 1000 रुपए कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, 1 करोड़ कोई गारंटीड डेस्टिनेशन नहीं है, कंपाउंड इफेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रोसेस है, छोटे डिसीजंस, रिपीटेड एक्शंस, ग्रोइंग स्किल्स, ग्रोइंग इनकम, इन्वेस्टेड कैपिटल और सबसे महत्वपूर्ण, टाइम। अगर तुमने आज ये समझ लिया कि वेल्थ का खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सही चीजों को लंबे समय तक कंपाउंड करने का खेल है, तो अगला सवाल और भी डेंजरस है। क्यों कुछ लोग ज्यादा कमाने के बाद भी फाइनेंशियली ट्रैप्ड रहते हैं, और क्यों कुछ लोग कम इनकम से शुरुआत करके धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं? उसका जवाब है मनी साइकोलॉजी। क्योंकि कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम्हारी इनकम नहीं होती, तुम्हारा मनी बिहेवियर होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है तो इसे यहीं खत्म मत समझो। क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे वही सिस्टम जो तय करता है कि पैसा तुम्हारे पास आने के बाद टिकेगा, बढ़ेगा या गायब हो जाएगा।